सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में पुनः आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात की थी, है ना। उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें कुछ जनरल बातें हमने कही थी। हमने कहा था कि वो रेसिप्रोकल लैटिस में, है ना, किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर हम ट्रेस करते हैं, और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ थी वो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। यानी दो बातें हमारे पास यहाँ आ गई कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो आप बना रहे हैं, है ना, वो क्रिस्टल प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात हमने कही कि जो आप लैटिस वेक्टर जो बना रहे हो उसका जो मैग्नीट्यूड है या उसकी जो डिस्टेंस जो हमारे पास आ रही है, वो जो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस के क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती थी। 1/d से अपन ने उसको मेंशन किया था। तो आज हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमने ऐसा बोला तो उस चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने तीन वेक्टर हमने निकाले थे लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। हमने कहा था एक तो निकाला था ए स्टार, एक वैल्यू निकाली थी हमने बी स्टार, और एक वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने सी स्टार, है ना। ए स्टार इक्वल टू वैल्यू लिखी थी अपन ने ट्वाइस पाई अपॉन ए वैल्यू आ गई वी, और इनटू वैल्यू आ गई बी क्रॉस वैल्यू आ गई सी, है ना। ये बेसिक परमिटिव वेक्टर्स थे हमारे पास। बी स्टार इक्वल टू वैल्यू थी ट्वाइस पाई अपॉन ए वैल्यू आ गई वी, और इसको क्या लिख दिया आपने, सी आ गया, क्रॉस में वैल्यू आ गई ए आ गया, और सी स्टार की वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई अपॉन वी, और वैल्यू आ गई ए क्रॉस में वैल्यू आ गई बी, ठीक है। जो फंडामेंटल लैटिस वेक्टर थे या बेसिक जो लैटिस वेक्टर थे और रेसिप्रोकल जो हमारे पास लैटिस वेक्टर जो परमिटिव वेक्टर्स थे, उनके बीच में एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था, जिसको हमने लिखा था ए डॉट में वैल्यू थी हमारे पास ए आई, डॉट में वैल्यू थी ए जे का स्टार, इक्वल्स टू वैल्यू थी ट्वाइस पाई, और वैल्यू थी डेल ऑफ आई जे। डेल आई जे की जो वैल्यू थी, डेल आई जे इक्वल्स टू वैल्यू 0 होगी कब, जब आई डज नॉट इक्वल्स टू जे हो, और इक्वल्स टू वैल्यू 1 आएगी कब, जब आई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी हो, जे के बराबर हो, ठीक है। और जो वॉल्यूम था परमिटिव सेल का, वो कितना था, वी इक्वल्स टू वैल्यू हमने डिफाइन की थी ए डॉट में वैल्यू थी बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज हमने डिफाइन कर ली थी, और इन तीनों के बेस पर हमने कहा था कि भाई लैटिस जो रेसिप्रोकल लैटिस जो वेक्टर था उसको हमने डिनोट किया था, वैल्यू थी एच ए स्टार, प्लस में वैल्यू आ गई के, वैल्यू आ गई बी स्टार, प्लस में वैल्यू आ गई एल, और वैल्यू आ गई सी स्टार, है ना। ये हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। तो हमें दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, पहली प्रॉपर्टी की जो रेसिप्रोकल लैटिस जो वेक्टर है वो क्रिस्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि जो क्रिस्टल प्लेन्स थे उसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो उसके क्या होगा, रेसिप्रोकल या उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, पहली प्रॉपर्टी है कि जो व्युत्क्रम जालक सदिश है वो क्रिस्टल जालक तल के लंबवत होता है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल प्लेन, ठीक है। अब ये जैसे सपोज दैट हम एक क्रिस्टल प्लेन बना लें, है ना, ये तीन डायरेक्शंस हमारे पास आ गई, एक्स डायरेक्शन ले लें, वाई डायरेक्शन ले लें, और जेड डायरेक्शन ले लें। एक प्लेन है, ये बेसिकली डायग्राम हम कैसा बनाना चाह रहे हैं, ऐसा डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम जो पहले हमने एक टॉपिक किया था कि भाई क्रिस्टल प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टॉपिक पहले किया था, जिसमें हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा इंटरप्रेट अच्छे तरीके से किया था। तो मैं कहूँ कि भाई एक प्लेन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक प्लेन आ गया, ये तीन डायरेक्शन आ गई, एक्स डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई कौन सी, वाई डायरेक्शन आ गई, और ये डायरेक्शन आ गई जेड डायरेक्शन, है ना। ये तीन डायरेक्शन है एक्स वाई और जेड, और प्लेन किस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि सपोज दैट इसको मैंने कह दिया पी से डिनोट कर दिया, इसको डिनोट कर दिया मैंने क्यू से, और इसको डिनोट कर दिया मैंने आर से, ठीक है ना। पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, और वैल्यू आ गई आर पी आ गया। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये सपोज दैट हमने कह दिया एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आ गई, परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हमने मेंशन कर दिया यूनिट वेक्टर किससे, एन कैप से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कह दिया ओ कह दिया, इसको सपोज मैं कह दूं पी से डिनोट कर दूं,
ठीक है। अगर मीलर इंडिसेस क्रिस्टल प्लेन के अगर एच, के और एल हैं तो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिनोट किया था, ये जो फैक्टर होगा ये कितना होगा, ए अपॉन एच होगा। क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो फैक्टर होगा ये फैक्टर कितना आएगा, बी अपॉन के आएगा। और थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, सी अपॉन वैल्यू आ गई, एल आ गया, ठीक है। अब देखो सिंपली इसी डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ कि मैं वैल्यू लिख दूँ ओ क्यू वैक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, ओ क्यू वैक्टर यदि मैं लिखना चाहूँ तो ओ क्यू वैक्टर हमारे पास कितना बना, देखो ओ क्यू वैक्टर आ गया हमारे पास ओ पी वैक्टर प्लस वैल्यू आ गई पी क्यू वैक्टर, ठीक है ना। लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन से हम निकाल सकते हैं इजीली, या पी आ गया, क्यू आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ओ आ गया, क्यू आ गया, माइनस वैल्यू आ गई ओ आ गया और वैल्यू आ गई पी। दैट मीन्स पी क्यू वैक्टर जो है, पी क्यू वैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ओ क्यू वैक्टर मतलब वैल्यू आ गई बी अपॉन वैल्यू आ गई के, माइनस वैल्यू आ गई ए अपॉन वैल्यू आ गई एच, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने पी क्यू कैलकुलेट किया है ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्यू आर, और ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ आर पी। सिमिलरली इसी तरीके से, इसी प्रकार सिमिलरली वैल्यू आ गई क्यू आ गया और वैल्यू आ गई आर, क्यू आ गया और आर आ गया, इक्वल टू वैल्यू कितनी बनी, सी अपॉन वैल्यू आ गई एल, माइनस वैल्यू आ गई बी अपॉन वैल्यू आ गई बी अपॉन में के, और थर्ड वेक्टर कौन सा बना, आर पी, इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन एच और माइनस वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन एल, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्रिस्टल प्लेन था उसके लिए हमने तीनों कंडीशन हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मैं कहूँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हमने क्या डिफाइन किया था, यानी ये डायरेक्शन है किसकी, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी थी, एच वैल्यू थी ए स्टार प्लस में वैल्यू आ गई के बी स्टार प्लस में वैल्यू आ गई एल और वैल्यू आ गई सी स्टार, ठीक है। तो अगर देखो मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने किसके साथ, पी क्यू के साथ, ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर लूँ जी डॉट वेक्टर निकाल दूँ किसके साथ, क्यू आर के साथ, और जी डॉट प्रोडक्ट निकाल दूँ किसके साथ, आर पी के साथ। तो हम कहते हैं ना कि कोई भी दो वेक्टर हैं अगर परपेंडिकुलर होंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू वैल्यू होती है कितनी, ए बी कोस ऑफ थीटा, एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम विल बी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 0, है ना। अब वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं ऐसा कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड इक्वल्स टू या मस्ट बी इक्वल्स टू 0, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो देखो एच आ गया ए स्टार, के आ गया बी स्टार प्लस एल आ गया और सी स्टार आ गया, और डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, पी क्यू के साथ। पी क्यू के साथ कितना बना, वैल्यू आ गई बी अपॉन के माइनस वैल्यू आ गई ए अपॉन वैल्यू आ गई एच। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमने पढ़ा था रिलेशन, हम क्या कह रहे थे कि भाई ए आई डॉट में वैल्यू आ गई ए जे का स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई डेल आई जे। अगर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे है, हमने कहा डेल आई जे इक्वल्स टू 0 होगा इफ आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड इक्वल्स टू 1 होगा इफ आई इक्वल्स टू जे। अगर ए आई और ए जे दोनों इक्वल नहीं हो, है ना, यानी अगर मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूँ या ए डॉट बी का स्टार निकाल रहा हूँ तो वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी, और ए डॉट ए का स्टार यदि मैं निकाल रहा हूँ तो उस कंडीशन वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 1, यानी वैल्यू कितनी बनेगी 2 पाई। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट यदि आप कैलकुलेट करोगे, ए स्टार मल्टीप्लाई होगा बी से वैल्यू आएगी 0, ए स्टार ए से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू कितनी बनेगी 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही के बी स्टार बी से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू 2 पाई बनेगी, अदरवाइज वैल्यू 0 बनेगी। सी स्टार को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हर कंडीशन में 0 ही आएगी। इसका मतलब वैल्यू कितनी बनेगी, ए स्टार जब इससे मल्टीप्लाई होगा एच से एच कैंसिल होगा, ए स्टार डॉट ए वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस ऑफ वैल्यू आ गई 2 पाई। सेकेंड टर्म जब मल्टीप्लाई होगी बी स्टार डॉट बी तो वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस 2 पाई, यानी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। इसका मतलब जी डॉट पी क्यू इक्वल्स टू 0 है। ऐसे अगर मैं वैल्यू निकालूं, सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालूं, जी डॉट में वैल्यू आ गई क्यू आर, या वैल्यू निकालूं जी डॉट में वैल्यू आ गई आर पी, दोनों कंडीशन जो हैं ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था वो पी क्यू क्यू आर और आर पी तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो क्रिस्टल प्लेन के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा या उसके लंबवत होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमने कही थी कि जो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस थी, है ना, यानी इस रेसिप्रोकल लैटिस जो वेक्टर जो आप बना रहे हो इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ हमारे पास क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो देखो जैसे दूसरी प्रॉपर्टी यदि हम इसकी प्रूव करना चाहें, है ना, दूसरी प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल कह दें या उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी हम कहना चाह रहे हैं यदि क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस यदि स्मॉल डी है ना, तो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/d होगा, उसके इनवर्स होगा, इनवर्सली होगा, है ना। तो देखो कंडीशन में कह दूं कि ये सपोज दैट जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है ना, ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है इसके डिस्टेंस हम बता दें कितनी है, d है। अब ये परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ड्रॉ देखो, परपेंडिकुलर यदि हमने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस से मतलब x से, y से और z से, ये x एक्सिस से एंगल बनाएगा, ये y एक्सिस से एंगल बनाएगा और ये z एक्सिस से एंगल बनाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया या रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो हमने बनाया वो x, y और z तीनों एक्सिस से सपोज दैट कितने एंगल पर है, x एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, y एक्सिस से बीटा एंगल पर है और z एक्सिस से गामा एंगल पर है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि देखो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, मैंने कहा क्या कहेंगे, अगर वेक्टर में है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मोड ऑफ जी सदिश आ गया और वैल्यू आ गई एन कैप, यूनिट वेक्टर आ गया, एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है, इसका मतलब एन कैप इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, जी आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई मोड ऑफ जी आ गया, इसको मैं कह दूँ इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है ना, ये ऐसी कंडीशन बनी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब अंदर जो एंगल बना ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एंगल हमारे पास कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये जो एंगल है ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, अल्फा हो गया। तो 90 डिग्री के सामने होगा वो तो हाइपोटेनस हो गया, एंगल के सामने हो गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बच गया वो क्या हो गया, उसका बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, है ना, हम क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो हम ट्रेस आउट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स के ऊपर है। तो कॉस ऑफ अल्फा यदि मैं निकालना चाहूँ, कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, बेस तो कितना बना डी और अपॉन वैल्यू आ गई, पर हाइपोटेनस कितना बना, ए अपॉन वैल्यू आ गई एच, या डी इक्वल टू वैल्यू क्या कह सकता हूँ, ए अपॉन वैल्यू आ गई एच और वैल्यू आ गई कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको ऐसे कह दूँ, ए आ गया, डॉट में वैल्यू आ गई एन कैप और अपॉन वैल्यू आ गई एच, या डी इक्वल टू वैल्यू आ गई ए अपॉन वैल्यू आ गई एच और डॉट एन कैप है, एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, जी आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब वैल्यू कितनी बनी, देखो वैल्यू आ गई ए अपॉन वैल्यू आ गई एच, जी का मैग्नीट्यूड आ गया और डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, एच ए स्टार प्लस में वैल्यू आ गई के बी स्टार प्लस में वैल्यू आ गई एल और वैल्यू आ गई सी स्टार। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप तो ए डॉट ए होगा तो वैल्यू 1 बनेगी, अदरवाइज वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी, 1 बनेगी या 2 पाई बनेगी। इसका मतलब ए डॉट बी स्टार 0, ए डॉट सी स्टार 0, ए डॉट ए स्टार है, वैल्यू कितनी बनी 2 पाई, यानी डी इक्वल टू वैल्यू आ गई कितना बना, ट्वाइस पाई, एच से एच कैंसिल हो गया और अपॉन वैल्यू आ गई जी आ गया। या मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसका जी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बना, ट्वाइस पाई अपॉन वैल्यू आ गई डी। या मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल होगी या उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसके इनवर्सली डिपेंड करेगी। ठीक है, अब जैसे अपन ने अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे, अपन ने एससीसी पढ़ा था, बीसीसी स्ट्रक्चर पढ़ा था, एफसीसी स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हम देखो उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सब के लिए हमने क्या किया था, परमिटिव वेक्टर्स को डिफाइन किया था, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ एससीसी के लिए, अगर मैं कहता हूँ, है ना, अगर एससीसी स्ट्रक्चर के लिए कहूँ, एससीसी स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या कहा था कि देखो ए इक्वल टू वैल्यू थी ए और वैल्यू थी आई कैप, बी इक्वल्स टू वैल्यू थी ए और वैल्यू थी जे कैप और सी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई के कैप, है ना। और वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल जो थी वो कितनी थी, ए डॉट में वैल्यू आ गई, बी क्रॉस में वैल्यू आ गई सी, यानी वैल्यू किसके बराबर थी,
ए क्यूब के बराबर थी। तो तीनों जो लेटेस्ट वेक्टर हम जो डिफाइन कर रहे थे कौन कौन से, एक तो डिफाइन कर रहे थे अपन ए स्टार इक्वल्स टू वैल्यू थी ट्वाइस पाई अपॉन वी और वैल्यू आ गई बी क्रॉस सी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लेटेस्ट वेक्टर हम कह रहे थे कि बी स्टार इक्वल्स टू वैल्यू थी ट्वाइस पाई अपॉन ए वैल्यू आ गई वी और वैल्यू आ गई कितना सी क्रॉस में वैल्यू आ गई ए, और तीसरा आ गया सी स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई अपॉन ए वैल्यू आ गई वी और वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ट्वाइस पाई अपॉन ए वैल्यू आ गई ए क्यूब, बी की वैल्यू और ये दोनों वैल्यू कितनी है बी और सी की वैल्यू, ए और ए मैग्नीट्यूड है यानी इनटू वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, फिर वैल्यू कितनी आएगी बी क्रॉस सी जे क्रॉस के कितना बन गया आई कैप बन गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी ट्वाइस पाई अपॉन ए और वैल्यू आ गई आई कैप। यानी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो हमारे पास जो परमिटिव वेक्टर्स थे वो उसके क्या आ गए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। वही रूल हैं जो हम पढ़ते आए हैं। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं बी स्टार निकाल सकते हैं, ऐसे हम सी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एससीसी क्रिस्टल के लिए अगर उसका रेसिप्रोकल लैटिस हम निकालते हैं तो एससीसी क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लैटिस भी कैसा होता है एससीसी ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि बीसीसी के लिए निकालें तो बीसीसी के लिए हमने तीनों परमिटिव वेक्टर डिफाइन करे थे, वॉल्यूम डिफाइन करे थे, फॉर्मूले में रखकर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी हमने तीनों वैल्यूज डिफाइन करी थी, वॉल्यूम हमने डिफाइन किया था, तो तीनों परमिटिव वेक्टर्स हम रेसिप्रोकल लैटिस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एससीसी संरचना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एससीसी संरचना के लिए जो रेसिप्रोकल जो लैटिस मिलेगा वो भी कैसा होगा एससीसी ही मिलता है, सरल घनीय ही मिलता है। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर का आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो जो परमिटिव वेक्टर्स आएंगे वो किसके टर्म में आएंगे, जो एफसीसी स्ट्रक्चर के परमिटिव वेक्टर्स थे उनके टर्म में आएंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल जो है रेसिप्रोकल लैटिस है वो कौन सा होता है एफसीसी होता है ना, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। और इसी तरीके से एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है वो कौन सा होता है बीसीसी होता है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है एससीसी का रेसिप्रोकल एससीसी होगा, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होगा और एफसीसी का रेसिप्रोकल कौन सा होगा बीसीसी होगा। तो कोई भी हमें परमिटिव वेक्टर दे रखे हो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के ए बी और सी की वैल्यू अगर हमें दे रखी है ना, ए बी और सी की वैल्यू हमें दे रखी है तो इन फॉर्मूलों में पुट करके ये जो हमने तीन जो फॉर्मूले हमने बनाए थे इन तीनों फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके हम रेसिप्रोकल लैटिस के लिए परमिटिव वेक्टर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एससीसी का रेसिप्रोकल एससीसी होगा, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होगा और एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होगा, है ना। अपन कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। याद रखना कि मुसीबत के समय कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी के समय बजने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो उस हाथ की कदर कीजिए जो मुसीबत में आपके काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।